तो मुख्यमंत्री जी को आराम पूरा मिलना चाहिए। ओवरहीट हो रहे हैं, ज्यादा गर्म हो रहे हैं आजकल। लड़ने की, भिड़ने की, भिड़वाने की, भड़काने की, झूठ बोलने की जिम्मेदारी तो नहीं दी। क्या 20% के लोगों के प्रति आपकी कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपका तो कोई हिसाब ही नहीं है। आपका तो डायरी में लिख रखा है कि 20% वाले हो, और वह गाड़ी रौंद कर चली जाएगी। आंदोलनकारी किसान अभी भी जेल में है, उन्हें बेल नहीं मिल रही, और किसान को रौंदने वाले को 4 महीने में बेल मिल गई। मेरी गर्मी निकालने की कोशिश की उन्होंने, मेरी तो गर्मी निकलेगी नहीं, और ना किसी किसान की निकाल सकते हो, ना नौजवान की निकाल सकते। कल चौधरी अजीत सिंह जी का जन्मदिन भी है, और आपने तो उनको सार्वजनिक जीवन में देखा बहुत करीब से। अभी हमारे एक आईटी के जुड़े हुए नौजवान है याजविंदर, उनके पिताजी से मैं बात कर रहा था। बता रहे थे कि मैं इस क्षेत्र से निकल के गया था जब चौधरी अजीत सिंह जी आए, और मेरठ से लखनऊ तक जो हमने पद यात्रा की थी वो साथ थी। तो मैं उनसे पूछ रहा था, आपके पांव के छाले याद है कि नहीं? कह रहे थे हाँ याद है। तो आपने बहुत संघर्ष किए चौधरी साहब के साथ, पिताजी के साथ, और उन्होंने भी जैसे आपने ताकत दी उससे ज्यादा प्रयास वो करते थे। और उनके जीवन शैली के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा, क्योंकि इस बात से एक बात निकलेगी जो आपके इस फैसले से जुड़ी हुई है, जो आपको लेना है 14 तारीख। वो फैसला ये है कि नेता कैसे होने चाहिए। चौधरी अजीत सिंह जी में इतना समर्पण भाव था। नेता में एक विजन होना चाहिए, एक बड़ी सोच होनी चाहिए, और उन्हें जानकारी भी होनी चाहिए। चौधरी अजीत सिंह जी कितने पढ़े लिखे थे आप जानते हो, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोज उनकी दिनचर्या जो थी 4:30 बजे उठ के सुबह, और वो पैदल कम से कम आधा से 1 घंटा, इस उम्र में भी 1 घंटा सुबह चलते थे। फिर कम से कम 1.5 से 2 घंटा रोज वो पढ़ते थे, किताब, कोई लेख, सारी जो मैगजीन हैं जिसमें विश्व की खबरें आती हैं, दुनिया की इकोनॉमीज के बारे में, दुनिया के किसी देश के राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में आप उनसे सवाल जवाब कर सकते थे, और हर विषय पे उनको जानकारी जो मिलती थी वो मिलती थी पढ़ने से और अध्ययन विचार करने से। तो मैं ये नौजवानों को बताना चाहता हूं कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब अच्छा है कि आप लंबे चौड़े हो, मजबूत हो, किसान की पीढ़ी तो मजबूत होती है, लेकिन अब काम शारीरिक नहीं रह गया। समाज में अगर आप पहचान आपको बनानी है तो विचारों से होगा, पढ़ लिख कर होगा, विज्ञान से होगा, और ये नए विचार ही समाज में क्रांति लाएंगे। आज अगर मैं उन चौधरी अजीत सिंह जी की याद आपको दिला रहा हूं, आपको सोचने को मैं मजबूर करना चाहता हूं कि आज आप सोचिए कि हम कहां खड़े हैं। जो लोग आज प्रदेश के, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, बड़े पदों पे विराजमान हैं, उनकी सोच कैसी है, उनकी शैली कैसी है, और कंपेयर करो अपने चौधरी साहब के साथ। नेता वो होता है जो कुछ देता है समाज, जिन्हें देखकर, जिनके साथ रहकर कोई प्रेरणा मिले, कोई ऊर्जा मिले, पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार वाले लोग, वे तो नेता लायक हैं। लेकिन आज आपने देखा है कि जब बाबा आते हैं ऐसा लगता है पता नहीं किस तनाव में है, और उनके बारे में बताया भी जाता है कि सोते नहीं है। मैं तो चाह रहा हूं कि सो जाए थोड़ी देर बाबा, 5-6 घंटे तो सोना ही चाहिए। जो शरीर को आराम नहीं मिल रहा तो वो तनाव तो चेहरे पे दिखता है उनके। मोदी जी ने भी बड़ाई की कि मुख्यमंत्री सोते नहीं है, मुख्यमंत्री सपने नहीं देखते। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, अटपटी लगी बात, सोना भी चाहिए। मोदी जी ने कहा कि वो सपने नहीं देखते, संकल्प लेते हैं। मुझे बात समझ नहीं आ रही। तो मुख्यमंत्री जी को आराम पूरा मिलना चाहिए। ओवरहीट हो रहे हैं, ज्यादा गर्म हो रहे हैं आजकल।
उन्हें आप आराम दे सकते हो। दूसरी बात, जब भी वो कुछ बोलते हैं, अध्यक्ष जी भी कह रहे थे इस बात, और फिर मैं सुन रहा था इमरान तो किसी इंटेलेक्चुअल उसमें चले गए, इतिहास में पता नहीं कहां। वो जिन्ना, औरंगजेब, पाकिस्तान, इसके अलावा भी है कुछ नहीं है पिटारे में, कोई व्यवहारिक बात नहीं। और आज वे मुख्यमंत्री हैं, वो तो जिम्मेदार हैं, परिवार के मुखिया हैं, सबका भला कैसे होगा, समाज में तरक्की कैसे होगी, यही तो जिम्मेदारी आपने उनको दी है। लड़ने की, भिड़ने की, भिड़वाने की, भड़काने की, झूठ बोलने की जिम्मेदारी तो नहीं दी। विश्वास के साथ मतदान किया था, बीजेपी को जिताया था, गांव के लोगों ने जिताया होगा। इतनी प्रचंड बहुमत, इतनी बड़ी बहुमत, विधायक को भी उम्मीद नहीं थी जो विधायक बन गए। कई तो विधायक ऐसे बन गए जिन्होंने वोट भी नहीं मांगी थी, गांव में प्रचार भी नहीं किया, और घर बैठे पब्लिक ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया और विधायक बना दिया। और पहली बार हुआ, आपने देखा कि बहुमत की सरकार है, सत्ताधारी विधायक अपनी सरकार के विरुद्ध सदन में बैठ के धरना देके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि कोई सुनवाई नहीं। एक समय होता था, परंपराएं थी कि हमारा विरोधी हो सकता है राजनीतिक, लेकिन फिर भी आपस में इज्जत और सम्मान, बोलचाल। वे भी जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक विपक्ष के हैं वे भी जिम्मेदार हैं, उनकी भी जवाबदेही अपने क्षेत्र के प्रति है, और सरकार की भी जवाबदेही है। पहले समय होता था कि विपक्ष का नेता जब जाता था किसी मुख्यमंत्री के पास, तो शायद उन्हें ज्यादा इज्जत मिलती थी और ज्यादा वक्त दिया जाता था। लेकिन 5 साल में योगी जी ने ऐसी कोई पहल नहीं की। एक बार भी विपक्ष के नेताओं को बुलाया नहीं, कभी नाश्ते पे बुलाएं, बैठें, बातचीत करें कि सरकार में क्या कमियां हैं, कैसे दूर की जा सकती हैं। यह होती है मुख्यमंत्री की शैली। इनके बस की बात नहीं। बल्कि आपको पता है, वो दृश्य आपने देखे थे कि जब हाथरस में हम लोग गए, जो लाठीचार्ज उन्होंने किया, अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति उस पद पे होता तो शायद उनको मुझसे संपर्क करना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि वारदात कैसे हुई, और सार्वजनिक तौर पे नहीं तो व्यक्तिगत तौर पे खेद भी व्यक्त करना चाहिए था। आप सहमत हो कि नहीं? लेकिन बाबा ने नहीं किया। संघर्ष करो। बाबा ने नहीं किया, क्योंकि उन्हें वो बात आती नहीं है, वो संस्कार उनके अंदर है ही नहीं। अब धर्मगुरु के आप वेशभूषा पहन के, हम तो नहीं मानेंगे उस बात को, क्योंकि बाबा उनको कहते हैं जिनकी समाज में इज्जत होती है, जो बुजुर्ग होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, जो प्रेम बांटने का काम करते हैं। इन्होंने जनता को प्रेम तो बांटा नहीं है। आज चुनाव के पहले ये फिर बांटना चाहते हैं। ये 80-20 क्या बात है? क्या 20% के लोगों के प्रति आपकी कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं है? 20% आबादी कितनी बड़ी आबादी है? 4 से 5 करोड़ लोग। ये देशभक्त नहीं है? ये देश की धरती, इस धरती से जुड़े हुए लोग नहीं है? ये देश का भला नहीं चाहते क्या? योगी जी के बयानबाजी सुनोगे तो वो तो यही मानते हैं। वो तो बार बार कह रहे हैं इस बात को कि 20% वो लोग हैं जो दंगा पसंद करते हैं, जो देश के कानून में उनका विश्वास नहीं है, जो समाज के अच्छे कार्यों में योगदान नहीं देते। कौन मानेगा इस बात को? तो ये जो चश्मा है, इनका जो सोच है, वह बहुत गिरी हुई सोच है, खराब सोच है। इससे भला किसी का नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति को परिवार का मुखिया बनाना, मुझे लगता है कि जनता ने ना चाहते हुए भी एक बहुत बड़ी भूल हुई है, हम सब से भूल हुई है। अब मौका है, 5 साल बाद मौका मिल रहा आपको। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अखिलेश जी और मैंने जो गठबंधन किया इसलिए किया
कि एक तो सामाजिक समीकरण बनाए जाएं, भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव है और उसी तरह से आपको फैसला लेना है और उसी भाईचारे को बनाने के लिए हमने गठबंधन किया। चौधरी अखिलेश यादव जिंदाबाद। और मैं इतना बता सकता हूं, हमारे दोनों परिवार, हम लोगों ने साथ भी काम किया है और एक इतिहास बहुत पुराना है। कम से कम उनके बारे में आप ये तो मैं कह ही सकता हूं कि जो उनको बात कही जाएगी तो 10 में 8 तो सुनेंगे। आप में से कौन बाबा के कान में जाके कुछ कह पाएगा? कभी नहीं कह पाओगे। वो तो अजीब धौंस में रहते हैं। वो आप तो वैसे ही आप 20% वाले हो, पश्चिम यूपी वाले तो 20% में है। आपका तो लेखा जोखा ही बिगड़ गया वहां, आपका तो कोई हिसाब ही नहीं है। आपका तो डायरी में लिख रखा है कि 20% वाले हो। जो किसान है 20% में है। जो गाजीपुर किसान बॉर्डर पे अगर कोई भाई गया हो, आप 20% में हो। और आज क्या व्यवस्था है देश में है कि रौंद के चली जाएगी गाड़ी किसानों को। और दोष क्या था किसानों का कि हमारी संवेदना, हमारी सहानुभूति एक आंदोलन के साथ। और हम सवाल कर रहे हैं अपनी सरकार से, हम मांग कर रहे हैं अपनी सरकार से कि नियम गलत है, ये कानून गलत है, इसे वापस लो। इसमें कोई बात गलत नहीं है, ये तो हर नागरिक का अधिकार है। कितने जन आंदोलन आपने किए हैं, जन आंदोलनकारियों पे कभी इस तरह की उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ होगा। आजाद भारत में कभी किसी जन आंदोलन को कुचलने का इस तरह का प्रयास नहीं हुआ होगा जिस तरह का प्रयास इस सरकार में हुआ। और वह गाड़ी रौंद के चली जाएगी। आंदोलनकारी किसान अभी भी जेल में हैं, उन्हें बेल नहीं मिल रही। और किसान को रौंदने वाले को 4 महीने में बेल मिल गई, क्योंकि वो मंत्री जी के बेटे हैं, गृह मंत्री के बेटे हैं। मैं न्यायपालिका के फैसलों पे प्रश्न तो नहीं कर सकता, लेकिन इस व्यवस्था के बारे में आपसे पूछ रहा हूं। कहीं ना कहीं ये हमारी कमजोरी है, जिस कमजोरी का लाभ और लोग उठा रहे हैं। आज आपका जब किसान को कटघरे में खड़ा किया गया है, जब गरीब और मजदूर के साथ अन्याय हो रहा है, तो उस कोर्ट में आपका कोई वकील भी नहीं खड़ा, आपकी कोई पैरवी नहीं कर रहा। 303 विधायक में एक में भी जो है रीढ़ की हड्डी नहीं थी, जो एक भी दिन खड़ा होकर कह देता कि योगी जी गलत हो रहा है, प्रधानमंत्री जी गलत हो रहा है, ऐसे किसानों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठोकर मार देता गद्दी को, त्यागपत्र दे सकते थे। नहीं, जो उनको टिकट तो वहीं से चाहिए, टिकट उन्हें दिल्ली और लखनऊ से मिल जाएगा, लेकिन वोट तो यहां से मिलेगी गांव से। और आप पता कर लो, पड़ोस के जिलों में एक बार देख लेना क्या हुआ है। मुजफ्फरनगर शामली में क्या हुआ देख लीजिएगा, और उसको आप और पर दो। जो एक भावना बन रही है उसको गति दीजिए, ताकि अगले चरण में झोला पैक होना शुरू हो जाए। मैं आपसे यही कहने आया हूं, गठबंधन के सहारनपुर जिले के सभी प्रत्याशियों को जिताओ। विवेकानंद जी हैं यहां, और आपका चुनाव चिन्ह हैंडपंप का है, जो प्यारा चुनाव चिन्ह है आपका। हैंडपंप का बटन दबाओगे, ठंडा पानी निकलेगा, बाबा को ठंडा पानी पिलाएंगे, ठंडे होंगे। और इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, क्योंकि ये हरियाणा से लगा हुआ क्षेत्र है, यहां किसानों की खरीद भी पर्याप्त उस तरह से नहीं हो पाती, और आपका बहुत काम हरियाणा में जाके करना पड़ता है। इस गांव में मैं जानता हूं कि बहुत प्रतिभाशाली नौजवान है, और आओ तो शुगर मिल तो चौधरी साहब ने लगाई है, भूल तो ना गए लोग। अगर सही बात है, अगर चौधरी चरण सिंह जी ना होते और फिर चौधरी अजीत सिंह जी ने मिल ना लगाई होती, तो आज जो 4 बीघे का किसान अपने बच्चे को पढ़ा रहा है बड़े बड़े शहरों में, क्या ये संभव होता? नहीं था संभव। और वो आपकी देन है, वो आपकी ताकत है, वो आपकी एकजुटता के बदौलत था और कुछ नहीं। तो वो आपके अपने थे, हम भी आपके अपने हैं। अपनों को ताकत दो।
और बाकी यहाँ खेल कूद के संबंध में मेरे पास कई बार बात आई है। कबड्डी के यहाँ नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं और वीडियो मैंने भी देखी, बड़ी वायरल हुई वीडियो आपकी। और मैं तो नहीं जानता कि बाबा ने कभी गेम भी खेला हो कोई। अब आप उन्हें कुदा जरूर रहे हो अब वो कूद कूद के जा रहे हैं, लेकिन खेल की प्रतिभाओं को विकसित करना, मुझे लगता है जो नौजवान सही दिशा में जाना चाहते हैं उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। और इसलिए सरकार, हमने तो अपने घोषणा पत्र में लिखा कि सरकार बनेगी तो हर ब्लॉक में होगा, और यहाँ गांव में मांग है तो गांव में हम यहाँ स्टेडियम का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ अगर गांव में आप व्यवस्था दें और जमीन दें, क्योंकि जमीन मिलना बड़ा कठिन होता है, लेकिन गांव से अगर प्रस्ताव हो जाएगा तो कर देंगे इसको। और बाकी इतना ही मैं कहूंगा कि अब आप हिसाब ले लो पूरा, चूकना मत, क्योंकि देश की निगाहें हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगने आया, मैं तो चुनाव भी नहीं लड़ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप हमें ताकत दोगे तो एक तो चौधरी अजीत सिंह जी के बाद पहला चुनाव है, हम सबको हिम्मत मिलेगी और देश के किसान को हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी। देश का किसान हारना नहीं चाहिए। सरकार की जलालत रोज सहनी पड़ती है किसानों, वो सहलता है, कभी कभी कमजोर होकर टूट भी जाता है किसान। जैसे अभी कल राज्यसभा में पता आपको जानकारी मिली होगी, अखबार में भी छपा, सरकार ने जो आंकड़े दिए कि 3 वर्ष में 25,000 लोगों ने बेरोजगारी के कारण या कर्ज में डूबे होने के कारण, ऐसा भार, ऐसा कर्ज जो चुका नहीं पा रहा है, 25,000 लोगों ने आत्महत्या की। तो ये निंदनीय है, बहुत गलत है, लेकिन ये पूरी व्यवस्था पे भी एक सवाल उठता है। और इसी जिले के किसान वेदपाल जी की व्यथा थी, जो पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के आगे उन्होंने 2.5 लाख का कर्ज था उन पे, और वहीं जाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है। गरीब वर्ग, कामगार, किसान, मजदूर, उनके भलाई के लिए योजनाएं बनाए सरकार। आज अभी देश में बजट आया, उस बजट में आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। सिंचाई की योजना थी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, प्रधानमंत्री ने बड़ा ढिंडोरा पीटा था जब ये योजना चालू हुई, उसका बजट आधा कर दिया। 4,000 करोड़ पिछले बजट में थे, इस बार 2,000 दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, याद करो पहले 3 साल मोदी जी भाषण देते थे, वही कहते थे कि हम आय दुगनी करेंगे। कैसे करेंगे? एक तो सॉइल हेल्थ कार्ड और दूसरा फसल बीमा, यही तो कहते थे, इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं। फसल बीमा योजना तो लूट है, किसानों में उस योजना की स्वीकारिता ही नहीं बन पाई, उसका बजट घटा दिया इसमें। और मनरेगा योजना, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री जी ने बड़े आपत्तिजनक शब्द कहे थे संसद में, और ये कहा था कि ये तो आपकी कमियों का एक स्मारक है और दुनिया में हम लोग इसको ढिंडोरा पीट पीट के गाएंगे। पता नहीं ऐसी बात सरकार में रहते हुए किसी योजना के बारे में नहीं कहनी चाहिए। उस योजना में जब महामारी थी, बड़े बड़े शहर से लोग पलायन करके लौट रहे थे, जो कैराना पलायन गाते रहते हैं, बकवास करते हैं। इतिहास में सबसे बड़ा पलायन तो वो था, क्योंकि 8 बजे प्रधानमंत्री ने घोषित किया सब बंद है, 4 घंटे हैं बस। उससे पहले रेल बंद कर दी, बस की व्यवस्था बंद कर दी, काम सब बंद है। इतनी अनिश्चितता, जो दिन दिहाड़ी रोज जो काम करके कमाता है और खिलाता है, अपने बच्चों का पालन करता है, ऐसे परिवारों पर क्या बीती होगी। दिल्ली में जो रह रहे थे, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में वो मजदूर किराया भी नहीं दे सकते, खाना का कहां से खाना आएगा, कहां से रोटी मिलेगी, कुछ नहीं पता। क्या करते वो? उन्हें घर लौटना ही था, और घर लौटना था तो पलायन हुआ, और जब पलायन हुआ लौट के गांव में आए, मनरेगा योजना की मांग बढ़ी, क्योंकि वही एक आर्थिक सुरक्षा कवच था, वही एक तरीका था। उस योजना में पिछले बजट में 1,11,000 करोड़ रुपए पिछले साल उस योजना में खर्च हुए, और इस बजट में 34% घटा दिया।
73,000 करोड़ दिए हैं, 34% घटा दिया। सरकार एक तरफ तो खुद कह रही कि हाँ इसकी मांग बढ़ रही है, दूसरी तरफ बजट उसकी खुद कटौती कर रही है। धान के खरीद का लक्ष्य पिछले साल के इस बार 34 लाख कम किसानों से सीधा धान सरकार कम खरीदेगी, काट दिया। गेहूं के खरीद का लक्ष्य काट दिया। आज एफसीआई जबरदस्त घाटे में है। एफसीआई पे 3 से 4 लाख करोड़ का कर्ज है, नहीं चुकाया जा रहा। भंडार भरे पड़े हैं, अनाज सड़ रहा है, फिर भी गरीब भूखा मर रहा है। और फिर इनकी ये है कि भाई फ्री में हम दे रहे हैं, यही तो है। अगर आप लोग चूक जाओगे चुनाव बाद, फ्री में कुछ नहीं मिलना। और डीजल पेट्रोल का भाव भी कम से कम 6 से 7 रुपए बढ़ेगा। तो इसलिए चूकना मत, वोट की चोट दीजिएगा। और आजकल पर्ची में लिख के सुझाव आते हैं ना, मैं बताऊं इस पर्ची में क्या लिखा है। कह रहे गर्मी वाले बयान पे कुछ मेरा तो गला गया फट। गर्मी वाली बात तो हम सबका ही अपमान था। वो मेरी गर्मी निकालने की कोशिश की उन्होंने, मेरी तो गर्मी निकलेगी नहीं, और ना किसी किसान की निकाल सकते हो, ना नौजवान की निकाल सकते। तो आप वोट की चोट दें। और देश भर में जो किसान आंदोलन हुआ, जो किसानों की शक्तियां आज एकत्रित हो रही हैं, जो आज कई वर्षों बाद किसान को एहसास हो रहा है कि यह हमारी ताकत है। हम तो भूले बैठे थे, हम तो बट गए थे। हमें तो जातियों में बांटना कितना आसान है, 2 मिनट नहीं लगती, हम बट जाते हैं, लड़ लेते हैं आपस में लड़ते रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये बाहर वाला हमें आके, बाहर वाला जो आएगा उससे मुकाबला करने के लिए तो परिवार को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। तो ये वक्त है, परिवार इकट्ठा हो रहा है। किसान आंदोलन में शहीद उन परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। सरकार ने उन परिवारों के लिए कुछ नहीं किया। उन परिवारों के लिए भी, उनके सम्मान में भी ये लड़ाई है। ये चुनाव का फैसला छोटा मत मानना। उन परिवारों की निगाह यहां है। लखीमपुर की घटना, अगर आप चूक जाओगे सहारनपुर जिले से, तो संदेश यह जाएगा, अखबार लिखेंगे कि लखीमपुर की घटना, वह दर्द आज महसूस नहीं हुई, वो ठंडी हो गई। योगी जी का राम मंदिर, जिन्ना, औरंगजेब, ये मुद्दे गर्म रह गए, किसान का मुद्दा फीका हो गया। और जब ये छपना शुरू हो जाएगा कि किसान के मुद्दे फीके रह गए, तो आपका कोई दबाव किसी सरकार पर रहने वाला नहीं है, और फिर कभी कोई सड़क पे आपके लिए आंदोलन करने वाला नहीं है। तो इसलिए छोटी मोटी कोई शिकायत हो कि हमारा ये प्रत्याशी ये नहीं कर रहा, ये फलाना पदाधिकारी नहीं, आज हमसे तो किसी ने पूछी नहीं वोट। अब टाइम नहीं रह गया वोट पूछने को। तो जैसे खुद आपका चुनाव है और खुद आप प्रत्याशी हो, या तो ये मान लो कि आप खुद लड़ रहे, या ये मान लो कि मैं लड़ रहा, या चौधरी अजीत सिंह जी को याद कर लेना। तो उसी तर्ज पे बहुत कम समय रहता है प्रचार का। आप निकल जाओ आसपास के गांवों में, कस्बों में, घर में, गली में जाओ और जोड़ो। यही मेरे लिए आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।